वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि है झारखंड सार संग्रह का, जो कि उड़ान के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बुक लाया गया है, जो कि आगामी आपका सभी भी जितने भी एग्जाम होंगे जहाँ पे झारखंड का सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं कंटेंट पे। और उससे पहले आप सभी को धन्यवाद। आप लोग ने इससे पहले जितने भी वीडियो दिए गए हैं उसमें अपना बहुत प्यार दिखाया। इसी तरह से साथ बनाए रखिए। और आप लोग में बहुत लोग हैं जो चैनल पे वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से और आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा वो। तो चलिए, वीडियो देखने के साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए तो देखते हैं, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो इसमें देखिए क्षेत्रीय राजवंश में क्या है आपका। तो यहाँ पे डिवीजन दिया गया है झारखंड का: मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग झारखंड का मुंडा राज। तो देखिए झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य प्रदेश, मध्य भारत यानी कि आजमगढ़ की ओर से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे उनका आगमन हुआ है। तो आजमगढ़ से वो आए आपका हरदी नगर से आए आपका पिपरागढ़, और पिपरागढ़ से रोहतासगढ़, और रोहतासगढ़ से फिर झारखंड। ये उनका क्रम था आने का। तो चलिए एक एक इस क्रम के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो रोहतासगढ़ से इस समय खरबारों का शासन था। पहले क्या था, रोहतासगढ़ में खरबारों का शासन था, जिनसे संघर्ष में पराजित होने पर मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। तो देखिए रोहतासगढ़ में किसका शासन था, खरवारों का। और ये मुंडा जो थे आजमगढ़ से जो आए, उनका ऐसे संघर्ष हुआ तो उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये फिर कहाँ आ गए, झारखंड की ओर आ गए। शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। झारखंड की जनजातियों मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सर्वप्रथम राज्य निर्माण प्रारंभ किया, तो ये मुंडाओं ने किया, ध्यान रखिएगा। फिर है रीता मुंडा या रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, या तो रीता मुंडा बोलिए या रीसा मुंडा। इन्होंने ही झारखंड राज्य की सर्वप्रथम निर्माण प्रक्रिया शुरू की। फिर है आपका रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव व्यवस्थित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम से सुतिया नागखंड दिया। तो ये जितने भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है या मैंने जो बॉक्स किया वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियाम्बे, वर्तमान पिठौरिया। ध्यान रखिएगा, सुतिया नागखंड की राजधानी क्या था, तो सुतियाम्बे था, और जो वर्तमान स्थिति में उसका नाम क्या है, पिठौरिया। तो यहाँ पे देखिए ये तीन नाम, चार टॉप पॉइंट जो दिख रहा है आपका ब्लू कलर का, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य निर्माण में सर्वप्रथम कौन स्टार्ट किया, तो ऋषा मुंडा। फिर ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को शासक नियुक्त किया, और सुतिया नागखंड जगह था और उसका राजधानी कहाँ था, तो सुतियाम्बे था। इस तरह से सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो सुतिया नागखंड था वो कितने, जैसे राज्य अभी होते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट होते हैं, प्रखंड होते हैं, उस तरह से सुतिया नागखंड नामक जो राज्य था उसमें 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ों 21 परगना का नाम इस प्रकार है, तो उसको आगे देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ बोल्ड लेटर में कुछ दिया गया है। तो देखिए राज्य निर्माण की प्रक्रिया ऋषा मुंडा ने शुरू की, ये एक तरह से रिवीजन के लिए हो जाएगा। पहला मुंडा राजा सुतिया पाहन था, प्रथम मुंडा राजधानी सुतियाम्बे था, और अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा था। तो हम लोग इसको कवर करने के साथ यहाँ पे देखिए इस तरह से रिवीजन भी होते जा रहा है साथ साथ में। तो ये तीनों पॉइंट तो था, इसमें अंतिम मुंडा राजा कौन था, तो मदरा मुंडा। ध्यान रखिएगा, पहला सुतिया पाहन, दूसरा मदरा मुंडा, राजधानी सुतियाम्बे, और राज्य निर्माण का प्रक्रिया
ऋषा मुंडा ने किया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं सातगढ़ का नाम, जो जिसका नया नाम, और फिर इधर परगना है। तो सातगढ़ कौन था तो लोहागढ़, जिसका नया नाम है लोहरदग्गा। पालूनगढ़ जो कि पलामू हो गया। हजारीबाग हजारीबाग हो गया। सिंहगढ़ सिंहभूम हो गया। मानगढ़ मानभूम हो गया। सुरमुग सुरमुग सुरगुमगढ़ जो कि सुरगुजा हो गया। और केसलगढ़ केसलगढ़। अब यहाँ परगना के बारे में देख लेते हैं। तो ओम, ये सिर्फ नाम दिया है, इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसको देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट नया में ये एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके ये जो कि इस नाम एक बार पढ़ लीजिए, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मंदरा मुंडा, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, मंदरा मुंडा ने ही मुड़वा जतरा मेला की शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि मुड़वा मेला जो है, एक सेकंड दीजिए, चलिए मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये मुड़मा जतरा मेला है, उसकी शुरुआत किसने की तो मदरा मुंडा ने। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतिम जो राजा था किसका तो सुतिया पाहन, सुतिया नागखंड का जो अंतिम राजा था, सुतिया पाहन पहला राजा था। और ये सुतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा, और इन्होंने ही स्टार्ट किया था मुड़मा जतरा मेला। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका ये हो गया आपका झारखंड का मुंडा राज। अब यहाँ पे छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला नाम है वो है फनी मुकुट राय। तो देखिए, मुंडा राज के बाद नाग वंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं को सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिससे नागवंशी राज की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी जो बना छोटा नागपुर खास, इसका भी राजधानी कहाँ बना, सुतियांबे में ही बना। इसकी भी राजधानी सुतियांबे था, ध्यान रखिएगा। किसका तो झारखंड का मुंडा राज का, जो कि ये सुतिया नागखंड का। फिर आगे है जीटी रीड के अनुसार, सॉरी जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज की स्थापना हुई। ठीक है, कब स्थापना हुई 10वीं सदी में छोटा नागपुर नागवंश के। और यहाँ पे जो था आपका उसकी स्थापना कब हुई तो 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। चलिए अब वापस नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। तो फनी मुकुट राय पहला जो इसका राजा था वो कौन था तो पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागवंश के आदि पुरुष से कौन फेमस है या किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फनी मुकुट राय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मार्क कर लीजिए। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य नागवंशी राज के पूर्व में स्थित के राजघराने में हुआ। पंचेत गोवंशी राज था, जिसका राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ थी। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्युंझर राज यानी नागवंशी राज के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज 66 परगना में विभाजित था। तो देखिए, इससे पहले वाले में कितना में था वो 7 और 21 परगना था, और 7 क्या था 7 आपका गढ़ में था। तो चलिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कितना है 66 परगना में विभाजित था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने ही ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया, और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भव्य राय श्रीवास्तव बेलकुंपी गांव को अपना दीवान बनाया। ध्यान रखिएगा कि जो गैर आदिवासी थे उसमें भव्य राय श्रीवास्तव को ये बेलकुंपी गांव का अपना दीवान बनाया। बाघदेव सिंह को फनी मुकुट राय की हत्या की थी। अब बाघदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पण नाथ शासक बने। तो ये उनके बाद जितने भी शासक बने वो हैं। तो प्रताप राय ने अपनी, ये देखिए ये क्वेश्चन आया है जो स्टार दिख रहा है आपको, अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। काशी यानी कि बनारस तक के। तो ध्यान रखिएगा
कि प्रताप राय ने राजधानी बदल दिया, पहले सुतियांबे था तो सुतियांबे से चूटिया कर दिया। और यहाँ पे देखिए जितने भी शासक बने उसका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पहले थे फनी मुकुट राय, फिर मुकुट राय, फिर घट राय, फिर मदन राय, फिर प्रताप राय और दर्पनाथ शाह। तो प्रताप राय ने कहाँ राजधानी किया सुतियांबे से, तो चूटिया किया। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब अगला है आपका भीमकर्ण। भीमकर्ण के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए नागवंश का आदि पुरुष किसे, तो फनी मुकुट राय को। काफी इसमें इसमें देखिए पॉइंट कौन कौन सा याद रखना है आपको। ये रखना है प्रताप राय जो राजधानी बदला वो है कितने पार्ट में विभक्त था, तो 66 परगना में विभक्त था। ये हो गया आदि पुरुष किसे, तो फनी मुकुट राय को। कब हुआ और स्टार्टिंग इन्होंने राजधानी सुतियांबे ही रखा था। चलिए अब आगे देखते हैं भीमकर्ण के बारे में। तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, कलचुरी वंश के लक्ष्मी कर्ण पर प्रभुत्व के बाद। ठीक है, तो जो इन्होंने राय टाइटल लगाता था उसके जगह कर्ण लगाने लगे। ये कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित था। तो देखिए क्यों लगाने लगे, तो वो कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सुरगुजा के रक्सेल राजा हेहेयवंशी रक्सेल ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई कहते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि बरवा की लड़ाई किसे कहते हैं। तो जब भीमकर्ण राजा था उसके काल में सुरगुजा के रक्सेल राजा हे वंशी रक्सेल ने कितना 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ इस पे आक्रमण कर दिया। और उसी को बरवा की लड़ाई, यानी कि बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, तो हे वंशी जो रक्सेल का था, हे वंशी रक्सेल और भीमकर्ण के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा इसको। फिर भीमकर्ण ने सुरगुजा के हे वंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। तो देखिए भीमकर्ण ने क्या किया, उसको पराजित कर दिया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा। वह बरवा तथा पलामू के टोरी यानी वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित है पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट दिया। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था, तो भीमकर्ण। ध्यान रखिएगा। और राय जो लगाता था उसकी जगह कर्ण लगाने लगा। और ये किससे प्रभावित था, तो कलचुरी वंश के, यहाँ देखिए कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित था। तो पहला राजा भीमकर्ण था जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की। अब आगे इसमें देख लेते हैं। इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। नागवंशी राज्य की राजधानी चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1120 में अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। तो देखिए पहला था सुतियांबे, सुतियांबे से आपका चूटिया हो गया और चूटिया से फिर आपका खुखरा हो गया। और ये किसके द्वारा हुआ, भीमकर्ण के द्वारा। और यहाँ पे अब अगला जो है वो है शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का प्रमुख शासक था। ये क्वेश्चन आया है। शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर घाघरा गुमला, तो ध्यान रखिएगा हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देख लेते हैं। शिवनाथ कर्ण ने हापा मुनि मंदिर जो कि गुमला में है सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गजघंट राय ने करवाया था। तो देखिए ये निर्माण जो था वो गजघंट राय ने करवाया था, लेकिन जहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया गया शिवदास कर्ण के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे गजघंट राय ने 9वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन वहां उस स्थल पे मूर्ति की ये प्रतिमा स्थापित करवाई शिवदास कर्ण ने। और किसके हाथों, तो सियानाथ देव के हाथों। फिर आप प्रताप कर्ण। सल्तनत काल के रोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण एवं विराट कर्ण थे। प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया। देखिए किसने बंदी बना दिया,
तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापगढ़ को किले में, तो तमाड़ का जो राजा था वो क्या किया, नागवंशी राजा को बंदी बना दिया। प्रतापगढ़ को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। तो आगे बढ़ने से पे यहाँ पे मधुकर शाह के बारे में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में शाहबाज खां द्वारा इसके राज्य में आक्रमण किया गया। मधुकर शाह ने 1591 ईस्वी में कुतलुक कुतलुक खां जो कि उड़ीसा के विरुद्ध मुगलों के साथ साथ दिया। तो यहाँ देख लीजिए। अब आगे हम लोग छत्रकर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1469 टू 1496। तो चलिए, छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। तो इस तरह से ध्यान रखिए कौन किसके समकालीन था, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल जो बोल्ड है या डिफरेंट कलर में वो दिख रहा है आपको, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। तो ध्यान रखिएगा, कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति किसके काल में स्थापित की गई, तो छत्रकर्ण के। फिर इस मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया। ये देख लीजिए यहाँ पे। कि इस मूर्ति मतलब जो ये मूर्ति स्थापित किया गया कोराम्बे का विष्णु की, उससे प्रभावित होकर चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी में आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का, मतलब ये बुक होगा उसमें झारखंड का वर्णन किया गया है भौगोलिक आकार का। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किया। तो पूछा जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा किसका प्रचार किया गया, तो देखिएगा वैष्णव मत का, यानी विष्णु जी का। फिर है आपका रामशाह। रामशाह के बारे में देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1690 से 1715। रामशाह बहादुर शाह शाह प्रथम के समकालीन था। इन्होंने नवरतनगढ़ में कपिलानाथ मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने रीवा के राजा से युद्ध व समझौता किया था। इनके पुत्र अनिनाथ शाह का विवाह रीवा का राजकुमारी के साथ हुआ। तो यहाँ पे है दुर्जन शाह। तो दुर्जन साल 12 वर्षों तक ग्वालियर के झंडे द्वारा बंदी रहा। इंपॉर्टेंट है चुकाएगा में हीरे की अच्छी परख होने के कारण इसे जहांगीर द्वारा शाह की पदवी दी गई थी। देखिए, इसे नवरत्नगढ़ किले का निर्माण कराया था इसने। तो यहाँ पे दुर्जन शाह के बारे में 3 पॉइंट है, उसको ध्यान में रख लीजिए। फिर आपका एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव बड़कागढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, तो बड़कागढ़ के। इन्होंने 1691 ईस्वी में, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, में जगन्नाथ मंदिर रांची का, जो रांची में अभी जो हम लोग जगन्नाथ मंदिर देखने जाते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो इसका निर्माण एनीनाथ सहदेव ने ही करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है। और कब करवाया था, 1691 में, ये प्रश्न आ चुका है। इसको एकदम मार्क कर लीजिए। आपका जितने भी एग्जाम अभी नजदीक है, चाहे वो जेपीएससी आने वाली है या जेएसएससी जो लगातार उसका कुछ न कुछ कारणों से डेट बढ़ते जाता है, तो इस बार बनाइए कि वो एग्जाम टाइम पे हो जाए और आप सभी को इसमें सिलेक्शन मिले। तो ये इस तरह का जो पॉइंट है उस पर काफ़ी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और भी किसी सब्जेक्ट पे या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बताइए। और जैसे ही ये सब्जेक्टिव ख़त्म होगा, या फिर चाहूँगा तो बीच में भी नया बुक का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एमसीक्यू भी मिलेगा बहुत जल्द। तो बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, जब तक आप लोग डिटेल वीडियो पढ़िए। और जैसे ही मार्केट में आपको न्यू बुक पब्लिश होकर आती है अपडेटेड वर्जन, क्योंकि पुराने वाले में कुछ कुछ गलतियां हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस बार उसे सुधार कर निकाला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने ही हटिया बाजार की स्थापना की थी। तो देखिए, एनीनाथ से आपको 2 चीज़ याद रखना है। ज़्यादा ये हो गया तो चलिए क्लीन कर देता हूँ। फिर से आप लोग देख लीजिए इसको।
एनीनाथ के बारे में दो चीज याद रखना है। एक तो बड़कागढ़ के राजा थे, दूसरा 1691 में जगन्नाथ मंदिर जो कराची में स्थित है उसका निर्माण कराया था, और हटिया बाजार जो फेमस है इन्होंने ही स्थापना की थी। तो अब देखिए यदुनाथ शाह, यह राम शाह के बाद नागवंशी शासक बना। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुख सियार के समकालीन था। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु, तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि दोईसा से पालकोट अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया, तो यदुनाथ शाह, याद रखिएगा। 1719 में ददेल, देखिए इस तरह के जो भी पॉइंट है जब मैं एमसीक्यू का वीडियो बनाऊंगा तो देखिएगा यही सब जो टॉपिक यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है या मैं बता रहा हूँ वही सब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एमसीक्यू में मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए ताकि आपका वहाँ पे रिवीजन करना मतलब आसानी हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, तभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, तभी आपको आसानी से होगा, नहीं तो ऐसे अननोन लगेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंह ने टोरी 1719 में ददेल सिंह जो कि रामगढ़ के थे की सहायता से चेरो राजा रंजीत सिंह की टोरी पर कब्जा कर लिया तथा 1722 में शासन 1722 तक शासन किया। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या दिया गया। महारत चेरो शाहबाद, उसके बाद शेरशाह सूरी के खवास खां के आक्रमण हेतु भेजा 4000 घोड़े के साथ। फिर चौसा की लड़ाई, हुमायूं शेरशाह सूरी के कारण आक्रमण स्थगित, और शेरशाह सूरी ने महारत चेरो से श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी प्राप्त किया। तो एक एक टाइम क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। फिर है शिवनाथ शाह, यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, ध्यान रखिएगा। शिवनाथ शाह कौन था, तो यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फकरुद्दौला ने छोटानागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फकरुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। उदयनाथ शाह, अब लाइन बाय लाइन मैंने ये कमिट किया है कि बुक करवाऊंगा, तो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल उसको बताया जाएगा। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलवर्दी खां था। टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने अलवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था, और इसकी राजधानी, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रातूगढ़ था। देखिए उदयनाथ शाह का राजधानी कहाँ था, रातूगढ़। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। फिर श्याम सुंदर शाह, यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। ठीक है। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खान ने इसे खदेड़ दिया। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 1743 ईस्वी में मराठा रघु जी भोसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के बामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघु जी भोसले मानभूम, यानी जो आज धनबाद है, होकर वापस अपने राज्य लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं इसको। फिर है 31 अगस्त 1743 को 1743 को पेशवा बालाजी राव रघु जी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघु जी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 1745 ईस्वी में रघु जी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटानागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों पर जमकर शोषण किया। तो देखिए पहले
क्या बोले, कभी जमींदारों ने, कभी मराठों ने, कभी अंग्रेजों ने हमेशा इस क्षेत्र का शोषण ही किया है, और आज भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन के बाद जो भी हो, जेपीएससी के अभ्यर्थी हो या जेएसएससी के, आप लोग को एक दायित्व मिलेगा, तो आप बिल्कुल उसको सही से निभाइएगा। अपनी पोस्ट की गरिमा को मतलब जो कार्य आपको दिया जाएगा उसको सही तरीके से निभाइएगा, ताकि जो वंचित लोग हैं उनको उनको उनका हक मिले, और ये राज्य सही मायने में डेवलप हो। सिर्फ करने के लिए बयानबाजी या मतलब पोस्टर पे नहीं देखना चाहिए। चलिए, ये सब तो अलग बात है, हम लोग को फिलहाल इधर फोकस करना है। नागवंशी शासक के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। सरनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा तथा उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नजदीक सतरंजी में स्थापित की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाहदेव ने, ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 1691 में यानी 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का, ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। हटिया बाजार ठाकुर ऐनीनाथ शाह ने, ये भी बता चुका हूँ। ठाकुर ऐनीनाथ शाह, देखिए इस प्रकार, देखिए जिस तरह आप हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो ये चीज़ फिर कितना इजी हो गया। तो इसी तरह से आप 1 से 2 या 3 बार जब वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए 1.25 1.5 इतना करके आप देखिएगा, तो बार बार जब देखिएगा तो सारे चीज़ आपको खुद ब खुद याद होते जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। ठाकुर ऐनीनाथ शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में भी किया गया है। तो देखिए, ठाकुर ऐनीनाथ के 5 पत्नियां थे और 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख कहाँ है, तो नागवंशावली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। फिर नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। अब देखिए, जितनी भी राजधानी के बारे में फोकस किया मैंने, उसको यहाँ पे दे दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, नागवंश की राजधानियां तथा उसके संस्थापकों का क्रम। तो ये देख लेते हैं, यहाँ से एक प्रश्न आप मान सकते हैं आ सकता है, चाहे वो जीपीएससी या जेएसएससी या और जहाँ पे झारखंड का पोर्सन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला राजधानी सुत्याम्बे था और संस्थापक इसके थे फनीम कुटराय। इस बुक की खासियत यही है कि पूरा पढ़ने के बाद एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाता है, तो एज ए अभ्यर्थी ये इजी होता है, मतलब समझने के लिए और याद करने के लिए भी। अब ऊपर का कहानी नहीं पढ़ना है। इस बुक का खासियत ये है कि जितने भी ब्लू जनरली जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लू कर दिया गया है, और साथ में आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए, दूसरा राजधानी था चुटिया, जो कि प्रताप राय के द्वारा। तीसरा है खुखरा, जो कि भीमकर्ण के द्वारा। और चौथा है दोयसा बोलिए, दोईसा बोलिए या डोईसा बोलिए, और ये दुर्जन साल या दुर्जन शाह के द्वारा। पालकोट उसके बाद फिर यदुनाथ शाह के द्वारा, पालकोट भौरे जगन्नाथ शाह के द्वारा, रातूगढ़ उदयनाथ शाहदेव के द्वारा। तो आप इसमें देखिए, ये सुतियांबे चूटिया और खुखरा इंपॉर्टेंट है, और फिर नीचे रातूगढ़। ऐसे सारे आप लोग देख लीजिए, लेकिन ये 3 ऊपर का रातूगढ़ ध्यान रखिएगा। खास करके पहला और आखिरी तो आपको ध्यान में रखना ही है कि इसके द्वारा बनाया गया। अब इसमें देखिए, वहां पे अब हो गया नागवंशी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पलामू का रक्सेल वंश। तो देखिए, प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि रक्सेल कौन थे, तो राजपूत थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए आया था। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, एक था देवगन और एक था कुड़ेलवा। तो देवगन जो था वो हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए, और कुड़ेलवा जो था वो चतरा व पांकी से होकर आए। रक्सेलों के दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुड़ेलवा में किले का निर्माण कराया तथा
उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्षेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ किया। अब यहाँ पे देखिए, अब चेरो वंश का दिया गया है, देख लेते हैं। तो चेर वंश का उदय, अवधि और विस्तार। तो उदय पाल वंश के बाद हुआ, अवधि था 12वीं से 19वीं सदी। अब विस्तार में देखिए, बिहार, उड़ीसा, सॉरी, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो बिहार में कहाँ, तो जिला दिया गया बांका और चंपारण। ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से मान लीजिए ये बिहार है तो बांका यहाँ हो गया, चंपारण यहाँ हो गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और झारखंड में पलामू। तो जहाँ भी जिस तरह का अगर डिस्ट्रिक्ट दिमाग में आता है तो आपको ऐसे मान लीजिए, झारखंड, तो पलामू हो गया आपका कहाँ, तो ये वाले पोर्शन पे आपको इस तरह से दिमाग में फीड होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो आप जब भी पढ़िए झारखंड तो एक मैप लेकर ही बैठिए, झारखंड का सामने खोल के रखिए, ताकि जिस जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसको देख लीजिए। इस तरह से आपको बहुत ही, आपको सिर्फ मैप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2 से 3 प्रश्न आपको अगर नहीं कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम में तो वो आसानी से बना कर ले जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं पलामू का चेरो वंश। चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। पलामू की इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थापना किसके द्वारा हुआ था, भागवत राय के द्वारा। भागवत राय रक्सेल राजा मानसिंह से मानसिंह के नौकर थे तथा मानसिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। तो देखिए, ये जो था इससे पहले वाला रक्सेल वंश, तो इसके राजा जो थे मान सिंह, उनकी हत्या करा, और ये इसके नौकर थे, इन्होंने राजा की हत्या करके चेरो वंश की स्थापना की। उसके बाद आते हैं साहेब राय। ये बहादुर शाह, जहांदर शाह और फारूक सियार के समकलन था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रंजीत राय है उसके बाद, ये साहेब राय का उत्तराधिकारी था, ये इसका उत्तराधिकारी था। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था, और इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1772 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। फिर उसके बाद है आपका जयकृष्ण राय। जयकृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके, ये क्या किया, रंजीत राय की हत्या कर दिया, पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया, और 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फरुख दौला के चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना वसूल किया। 1773 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया, और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। ध्यान रखिएगा, टेकारी अभी प्रेजेंट में बिहार में है। तो यहाँ पे एक देखिए, चेरोवंशी शासक का एक क्रोनोलॉजी दिया है। तो भागवत राय प्रथम राजा, फिर अनंत राय, फिर सहबल राय, फिर प्रताप राय। यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन करने में ये थोड़ा ये हो गया है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। प्रताप राय के बाद है ये है भूपाल राय। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, भूपाल जो नहीं दिख रहा है, भूपाल राय, और ये दिख रहा है मेदिनी राय। फिर है आपका साहेब राय, फिर रंजीत राय, फिर जयकृष्ण राय, और चूड़ामल राय ये अंतिम था। तो ये भूपाल है, ध्यान रखिएगा, भूपाल राय। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1740 में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हियायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू में चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू में राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अगला पॉइंट जो है आपका वो है 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। अब जो आपका है सिंहभूम का सिंह वंश, तो हम लोग 3 देखिए यहाँ पे, जो था झारखंड का मुंडा, छोटा नागपुर का खास और पलामू का रक्सेल कर लिया। अब आखिरी है आपका सिंहभूम का सिंह वंश। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए, हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, सिंह वंश के ग्रंथ
वंश प्रभा लेखन में सी वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। अच्छा, इसका नाम नहीं, नाम ही है ही, पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो देखिए पहली शाखा में क्या है, 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों एवं सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना हुई। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है कि सिंहभूम का पहली शाखा का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखिएगा काशीनाथ, एक सेकंड, हाँ चलिए देखिए ध्यान रखिएगा कि पहली शाखा का संस्थापक कौन था, तो काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी से प्रारंभ तक विद्यमान रहा। तो देखिए सी वंश की पहली शाखा के संस्थापक, ये याद रखिएगा, काशीनाथ सिंह थे। फिर है आपका दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा के बारे में देख लेते हैं। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। तो पहला आपको देखिए यहाँ पे भी मार्क करके दिया गया है कि पहली शाखा का संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह। आपको इतना बार रिपीट मैं यहीं पे करवा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। और दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे, दर्प नारायण सिंह। तो इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद काशी राम सिंह। तो देखिए दर्प नारायण सिंह ने स्थापना किया, उसके बाद युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के बाद काशी राम सिंह ने सिंह शासक बना। काशी राम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह पर्वतीय मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशी राम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहट नामक की राजधानी बनाई। तो देखिए पोरहट नामक राजधानी किसने बनाया, तो काशी राम सिंह। तो ध्यान रखिए काशी राम सिंह किस दूसरी शाखा के थे, और ये आपको ध्यान रखना है सी, यहाँ पे सी वंश का बात हो रहा है, सिंहभूम का सी वंश के बारे में भूलना नहीं है। फिर है काशी राम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह ने शासन काल में सी वंश की कुलदेवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ये भी पूछ सकता है कि पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई, तो ध्यान रखिएगा अच्युत सिंह किया। अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह और अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ समय बाद 32 अनुयायियों के साथ इन्होंने वापस राज्य लौटने की अनुमति दे दी गई। चलिए जो इम्पोर्टेंट था मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, मतलब मार्क कर दिया हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा उस पर। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक। उत्पीड़न से तंग आकर भूया ने विद्रोह कर दिया था। तो इस तरह से भूया जनजाति उत्पीड़न से तंग आकर विद्रोह किया था जगन्नाथ सिंह। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना। इसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। तो यहाँ पे देखिए अब देख लेते हैं अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में। तो अर्जुन सिंह द्वितीय अपने चाचा विक्रम सिंह के 12 गांवों वाला एक जागीर दिया, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। विक्रम सिंह अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यह सरायकेला राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सरायकेला राज्य किसके द्वारा बनाया गया, तो अर्जुन सिंह द्वितीय के द्वारा। नहीं, ये अर्जुन सॉरी विक्रम सिंह के द्वारा। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव का एक जागीर देता है, इसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। ठीक है। और विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों में इसको मिलाकर जो ये मिला उसको मिलाकर सरायकेला राज्य बनाया। फिर विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बक्साई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित किया। इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया एवं खरसावां पर भी कब्जा किया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ श्रीवंश की गद्दी पर बैठा। तो अब जगन्नाथ सिंह के बारे में देख लेते हैं। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ शासन काल के समय पोरहट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों तथा द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने के हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इसकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कुल जनजाति के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था।
कुल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अंग्रेजों का प्रवेश, देखिए क्वेश्चन आ चुका है जेपीएससी में कि अंग्रेजों का प्रवेश आई थिंक 7th जेपीएससी में आया है, कहाँ से हुआ, तो देखिए सिंहभूम क्षेत्र से पहली बार प्रवेश हुआ। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आई थिंक ये आपको चैप्टर नंबर बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। चैप्टर नंबर हम लोग खंड 2 का जो 10 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रवेश, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो चलिए अभी ये हम लोग कर रहे हैं कवर चैप्टर नंबर 9। चलिए इसके बाद ही आएगा, तो चलिए इसमें पहले अन्य महत्वपूर्ण राजवंश देख लेते हैं। तो मानभूम के मानवंश 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख जो कि हजारीबाग में है, और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद के मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। मानवंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक तो दूधपानी शिलालेख से और दो गोविंदपुर शिलालेख से, जो एक धनबाद में है, एक हजारीबाग में। इसका शासन हजारीबाग व मानपुर क्षेत्र, जो कि अभी वर्तमान में धनबाद जिसको बोलते हैं, विस्तारित था। मानवंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। 10वीं सदी के प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र में अपना आश्रय बना लिया। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज था, ध्यान दीजिएगा इस पे। फिर है आपका रामगढ़ राज। तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में के लगभग बाघ देव सिंह ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। रामगढ़ राज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बाघ देव सिंह के द्वारा की गई। रामगढ़ राज का विस्तार वर्तमान रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा तथा बोकारो तक था। देख लीजिए कितना बड़ा राज था। रामगढ़ जो आज प्रेजेंट है वो पहले बहुत बड़ा था। इस राज्य में कुल 3672 गांव शामिल थे। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से इनका मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद बड़का गांव क्षेत्र में कनपुरा आ गए तथा यहाँ स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। तो देखिए 21 परगना को भी अपने राज्य में मिला लिया। फिर है अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु रामगढ़ के राजाओं ने समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। तो देखिए जो पहले जैसा हम लोग पढ़े थे उसमें नागवंशी में, वैसे यहाँ पर रामगढ़ भी अपने राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पे हस्तांतरित, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते रहते थे। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष ददेल सिंह शासन में हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष किसके काल में हुआ, तो ददेल सिंह के शासन काल में हुआ। फिर है आपका ददेल सिंह 1767 से 1724 तक रामगढ़ का शासक रहा, और 1718 ईस्वी से ददेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खान ने ददेल सिंह को पराजित कर अपना पुनः राज प्राप्त कर लिया। ददेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 तक रामगढ़ का शासक रहा। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। हिदायत अली खान ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया, जो कि फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1751-52 में नसरत समया के जमींदार कामगर खान ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने हेतु विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और असमदुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने
विष्णु सिंह को पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को उनके मूल मालिकों को सौंप दिया गया। इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी देखिए, अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं रुक जाऊंगा, वरना आप कहानी सुनते जाइए, बहुत लंबा होते जाएगा, नहीं तो अगर डिटेल करूंगा ज़्यादा तो बताने लायक कुछ नहीं है। जहाँ पे मार्क रहेगा कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं खुद से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पद्मा था। यह आपको रट जाना है किसी भी हालत में। अब यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर में जो दिया गया वो देख लेते हैं। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे रामगढ़ की पहली राजधानी सिसिया थी, रामगढ़ की अंतिम राजधानी पद्मा था, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह। तो ये चारों पॉइंट आप इसमें से याद कर सकते हैं। एक और कि रामगढ़ राज्य की सर्वाधिक उत्कर्ष किसके काल में हुआ, तो ददेल सिंह के काल में। फिर यहाँ पे अब ददेल सिंह के बारे में दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। मुगलों के आक्रमण से बचने हेतु किले का निर्माण किया, कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी, इसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। ददेल सिंह नागपुरी कवि थे, तो इनके बारे में भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम निम्न प्रकार है, देख लीजिए। यहाँ भी 6 राजधानियां, वहां 7 था। तो देखिए पहला राजधानी है सिसिया, भागदेव सिंह के द्वारा। उदरा दूसरा है भागदेव सिंह के द्वारा। तीसरा है बादम हेमंत सिंह के द्वारा। रामगढ़ है ददेल सिंह के द्वारा। इचाक है तेज सिंह के द्वारा। और पद्मा है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा। फिर है आपका 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह, जो कि अंतिम राजा बने, 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त किया गया। तो देखिए आज़ादी के बाद हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 जनवरी 1995 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा जो स्थापित किया था रामगढ़ राज्य, उसे समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद है खड़गडीहा राज। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं पहले, खड़गडीहा राज के संस्थापक कौन से, हंस राज देव। तो जो भी इस तरह से जहाँ भी बोल्ड करके दिया होगा आप बिल्कुल उसको ध्यान में रखिएगा। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़गडीहा राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण आदि थे। अब है देखिए ढालभूम का ढाल वंश। तो ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभू में था। ढाल वंश के शासन काल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। तो ये क्वेश्चन आया है कि नरबलि प्रथा का प्रचलन किसके काल में था, तो ढाल वंश के शासन काल में, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका पंचेत राज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे भी। पंचेत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था, तो ध्यान रखिएगा। पंचेत राज मानभूम यानी धनबाद। इस राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा की गई थी। इस राज्य का राजचिन्ह कपिला गांव का पोस्ट था और यह चंवर था। अब ये चंवर क्या है, आप लोग में किसी को पता है तो बताइए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया। पंचेत राज का राज सिंह कपिला गाय का पूंछ था या चंवर था, तो आप लोग बताइए ये चंवर क्या होता है। अब आगे देखिए विभिन्न काल में संबंधित झारखंड के कुल प्रमुख स्मारक और स्थान। एक सेकंड दीजिए, हाँ चलिए। तो देखिए स्मारक ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। स्मारक का स्थान है हाराडीह मंदिर समूह। नया स्मारक स्थान अवस्थित कहाँ है और उसकी विशेषता क्या है, तो ये है तमाड़, रांची में। विशेषता दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर। फिर शाहपुर किला, ये मेदिनीनगर पलामू में है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का मतलब पहचान है एक तरह से। कोलवा पहाड़ी चतरा में है। दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त हुई यहाँ से। तेलियागढ़ी किला, कोलवा पहाड़ी और ये राजमहल साहेबगंज में मुगल सरदारों द्वारा निर्मित। फिर नवरत्नगढ़ किला, ये गुमला में है, दुर्जन साल द्वारा निर्मित। तो ये आप लोग ध्यान रखेगा। ये सब नए स्थान स्मारक थे। अब यहाँ पे पुराने देख लेते हैं। प्राचीन स्थल तथा टैंक, बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में, और इसकी विशेषता है पश्चिमी छठी सदी से संबंधित है।
शिव मंदिर से परता लोहरदगा में मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद हदफ साहेबगंज में 16वीं सदी से संबंधित है। बारादरी अर्जी मुखीपुर साहेबगंज में 16वीं सदी से संबंधित है। ये आपको याद नहीं रहेगा, तो आप बस ये देख लीजिए। असुर स्थल कुंजला खूंटी में है। असुर स्थल खूंटी लोटा खूंटी में है। और असुर स्थल सरिदिल केल खूंटी में है। असुर स्थल कथर टोली खूंटी में। असुर स्थल हंसा खूंटी में। तो एक तरह से देख सकते हैं जितने भी असुर स्थल हैं वो सभी खूंटी में है। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम में है। पुराना टीला एक किला है, एक टीला है। तो पुराना किला जो है रुआम पश्चिम पूर्वी सिंहभूम में है। और पुराना टीला और कुलगढ़ा का है ईटागढ़ सरायकेला खरसावा में है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे ये देखिए। और इसमें मैं बता देता हूँ, ये वाला ध्यान से देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। तेलियागढ़ी किला, नवरत्नगढ़ किला, कोलवा पहाड़ी, ये इससे प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग था चैप्टर नंबर 9 झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को लाइन बाय लाइन कंप्लीट किए। आप लोग इस वीडियो को 1 2 3 जब तक आपको याद ना हो देखिए। और चाहे तो आपने जितने भी मैं मार्क करके बनाया हूँ तो एक सिंगल पेज लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट है बस उसको वन लाइनर टाइप का लिख लीजिए। और फिर उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। ये तरीका बहुत कारगर होगा आप लोग को याद करने के लिए। ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 20 से 30 पॉइंट निकलेगा जो आपको याद करना है। तो एक वीडियो को देख लीजिए 1 2 बार, तो आपको पूरा काल जो हायरार्की है या फिर क्रोनोलॉजी है या बोलिए कालक्रम है वो समझ में आ जाएगा कि किस राजवंश के बाद कौन आया, कौन स्थापना किया, राजधानी मेनली रूप से आप जैसे ये मान लीजिए झारखंड का मुंडा राज, तो आप देख लीजिए कहाँ था, उसकी राजधानी कब था, कब हुआ, और कौन कौन उनके प्रमुख ये थे शासन करने वाले। हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से सारे अपने कॉपी में सारे जो वंश है उसका कर सकते हैं। तो हर चैप्टर में ऐसे थोड़े छोटे 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 कुछ कुछ आप लिखिएगा तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए इसी प्रकार जुड़े रहिए और आप लोग सहायता कीजिए मुझे। सहायता में कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगे कि ये यूज़फुल सेशन है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग नए सेशन में बिल्कुल जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट।